नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गौरव गाथा को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि पूरब के ऑक्सफोर्ड के नाम से विख्यात था, रहा है और है, आगे भी रहेगा। ये अलग बात है कि इस समय थोड़ा सा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग जो फ्रेमवर्क जारी होता है NIRF, उसकी रैंकिंग में थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। तो हम थोड़ा सा उसी चर्चा करने जा रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्या गौरव रहा है। मेरी जानकारी बहुत छोटी है, संक्षेप में है। आप कह सकते हैं कि मेरे पास इस मामले में बहुत अल्प ज्ञान है, लेकिन मैं मोटा मोटी एक खाका आपको देना चाहता हूँ। ये हर कोई जान रहा है कि 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और 1947 में आज़ादी आती है। तो उसके पहले भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बहुत से गौरवशाली पुरुषों को दिया, 1947 के बाद भी दिया है और आज भी दे रहा है। लेकिन हमको जो लगता है साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो सबसे गोल्डन पीरियड रहा है वो 1980 से लेकर 2000 का दशक रहा है। हमको याद है कि उस दौरान स्थिति ये हुआ करती थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र और यहाँ के खास करके जो अच्छी रैंक लाते थे वो हॉस्टलों में रहते थे। वो एक अलग से अंदर से उनके रोमांच रहता था कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, प्राउड फील होता था। हम लोग भी फील करते थे। आपको साथियों बताएं कि हम लोग जब कहीं यात्रा करते थे ट्रेन में या बस में, तो वो दौर था कि खास करके हमारे साथ वाले बच्चे जो उस दौरान थे, हम 2005-06 के बैच में हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे। तो वो जो दौर था 2000 से लेकर उसके बाद वाला, तो उस समय जो साथ के लड़के जो मेडिकल की परीक्षाओं में या इंजीनियरिंग परीक्षाओं में बैठते थे, तो आपको सही बताएं तो अगर कोई मेडिकल में MBBS पा जाता था तो हम लोग उसकी कुछ वैल्यू समझते थे। बाकी सबको तो हम लोग यही मानते थे है बेकार है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना, BHMS, BAMS, BUMS या डेंटल, इन सब से ऊपर ही हम लोग मान के चलते थे और होता भी था। और वो दौर ऐसा होता था कि जब IAS का रिजल्ट आए या PCS का रिजल्ट आए तो पूरा विश्वविद्यालय के आसपास जो हॉस्टल्स हैं, ये अंझा, जी अंझा, सरसुंदर लाल, ताराचंद, डायमंड जुबली, एकदम लाइन से पता लगा इस छात्रावास से इस बार कितना सिलेक्शन, 50 सिलेक्शन, इस छात्रावास से कितना सिलेक्शन, 40 सिलेक्शन, 35 सिलेक्शन, लाइन लगी रहती थी। आज स्थिति ये हो गई है कि पिछले कुछ वर्षों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद शहर से IAS में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसमें विश्वविद्यालय का दोष कम है और उसके जो IAS के बनाने वाले जो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनकी कुछ ज़्यादा खामियां हैं। साथियों, फिर आता है 2000 से 2010 का दौर। इसमें दो चीज़ें होती हैं कि 2000 से लेकर 2010 के बीच में दो चीज़ें होती हैं। 2004 में विश्वविद्यालय जो है केंद्र को हैंडओवर हो जाता है। उस समय का एक मुद्दा हुआ करता था, 2000 से लेके 2000 और 2002 के बीच का एक मुद्दा हुआ करता था, या 95 कह लीजिए। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा मिल जाए तो ये फिर से चमक उठेगा, इसकी गौरव गाथा बढ़ जाएगी। और अगर इसको केंद्रीय विद्यालय का दर्जा मिल जाएगा तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, मतलब एक तो ये है। दूसरा ये था कि उस समय चलता था कि छात्र संघ पे रोक लग जानी चाहिए, क्योंकि छात्र राजनीति कहीं न कहीं पढ़ाई में व्यवधान डालती है। फिर ये होता था कि हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी इस्टेब्लिश अच्छी लाइब्रेरियाँ होनी चाहिए। उसके बाद कैंटीन का मुद्दा रहता था। फिर एक और मुद्दा होता था कि रैंकिंग हो रही, रैंकिंग के कारण जो है अच्छे बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ना नहीं चाहते। फिलहाल जब इसे केंद्रीय दर्जा मिलता है, केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद मिला जुला रहा है, छात्र पे कभी रोक रहा है कभी नहीं रहा है। लेकिन हम उस पर जाना चाहेंगे। उस समय जब चर्चा होती थी तो केंद्रीय दर्जा की जो मांग होती थी, उनका ये कहना था कि जब केंद्रीय दर्जा मिलेगा तो केंद्र से ज़्यादा धन आवंटित होगा। ज़्यादा धन आवंटित होगा तो हम रिसर्च पे, शिक्षकों पे और जो हमारी लाइब्रेरी है और हमारे जो क्या कहते हैं प्रयोगशालाएँ हैं, उसको हम उन्नतीकृत कर देंगे, काफ़ी उन्नत बनाएंगे। और इससे जो है एक माहौल अच्छा क्रिएट होगा, फिर से जो है इसकी पुराना गौरव रहा है लौट आएगा।
लेकिन साथियों, जब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय हुआ है तब से इसकी स्थिति राज्य विश्वविद्यालय से भी खराब होती चली गई। स्थिति यह है कि आज की स्थिति में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को नए ग्रेड बी मिल रहा है और तमाम उत्तर प्रदेश के ही तमाम राजकीय डिग्री कॉलेज को B++ ग्रेड मिल रहा है नए का। तो कहीं न कहीं ये पहले छात्र राजनीति का, जो लोग कहते थे कि छात्र राजनीति या लोकल राजनीति का शिकार था, आज ये केंद्रीय राजनीति का शिकार हो गया है। तो ये सारी चीज़ होती गई। फिर होता है 2016 में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एक गठन होता है जो तमाम शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग को जांचता है। तो 2016 में विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 68वां रैंक मिला, 17 में मिला 95वां, लेकिन 18 में ये शतक डाक गया और 144 पे चला गया। और उसके बाद की स्थिति ये है, पिछले 4 साल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय 200 के अंदर भी नहीं शामिल हो पाया है। आज हम जो तमाम नए छात्र विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं उनसे बात करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि आप जो लड़के मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, उनसे तुलना में आप कहाँ पाते हैं अपने आप को, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। कहीं न कहीं वो हीन भावना के शिकार है। जबकि हम लोगों में, आपको तो मैं बताया ना कि हम लोग ये था कि अगर किसी को अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IIT या NIT मिले, उस समय तो NIT नहीं था, मोतीलाल नेहरू वगैरह इस टाइप के ये संस्थान मिले तो, या फिर MBBS की सीट पाए तो हम लोग मानते थे हाँ बच्चा काबिल था और मतलब सिलेक्शन ले लिया। बाकी लोगों को जितने E.Tech B.Tech थे या और जो मेडिकल की डिग्रियां लेते थे उनको तो हम लोग अपने समझ लीजिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रत्येक छात्र उनको अपने पाँव की जूती बराबर मानता था। हालांकि ये नहीं कहना चाहिए हमको। तो ये जो गौरव गाथा गिरी है। और 2000 जब ये विश्वविद्यालय केंद्रीय बनता है तो एक और चीज़ देखने को मिली है। लगभग अभी तक वर्तमान में इसकी कुलपति हैं माननीय संगीता श्रीवास्तव जी। और संगीता श्रीवास्तव, इनसे पहले ले लीजिए, शुरू से जो है जब से ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, सभी कुलपति इसके विवाद के घेरे में रहे। सभी कुलपति, एक नहीं सब के सब रहे। किसी ने कार्यकाल पूरा किया, किसी ने कार्यकाल पूरा किए बिना ही चले गए। और उनके विवाद का कारण रहा कि उन्होंने पैसे का जो केंद्र से बजट आता था उसका सही उपयोग नहीं किया, बजट जो है वापस लौटा है। और रैंकिंग में ये भी एक चीज़ देखा जाता है कि रैंकिंग जो ये दी जाती है NIRF की, उसमें छात्र शिक्षक अनुपात की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब छात्र शिक्षक अनुपात अच्छा होगा तो आप जो है अच्छे शिक्षक रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शोध कार्य होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शोध कार्य होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शोध प्रकाशित होंगे रिसर्च जर्नल में। और अच्छे शिक्षक होंगे तो पठन पाठन का माहौल फिर से बनेगा और फिर से लोग आके यहाँ पढ़ेंगे, इलाहाबाद में पढ़ेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ के कल्चर में ढलेंगे। तो फिर वो जो IAS और PCS का जो गढ़ कहा जाता था, दिल्ली के बाद दूसरा केंद्र था, वो फिर से बन जाएगा। दूसरी चीज़, जो पूरा छात्र अनुभव है उनके अनुभव का आधार भी ये जो है लिया जाता है। और आज की स्थिति में लगभग आप जाइए बीच में बोलिए, जो भी छात्र पास आउट है वो जब तुलना करते हैं तो कहते हैं, खुद कहते हैं कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय को वही स्थिति नहीं रह गई है जो 2004-05 तक हुआ करती थी। और एक बजट है, जब से ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है लगभग तब से जो भी इसको बजट आवंटित हुआ, ये बजट का समुचित और संतुलित तरीके से उपयोग नहीं कर पाया है। और इसकी रैंकिंग में पिछड़ने के कारण ये भी है। ये चाहते तो अपने जो है बजट को अच्छे से समायोजित तरीके से खर्च कर लेते, कैंपस को बढ़िया से उन्नीकृत करते और अच्छे शिक्षकों की भर्ती करते, लेकिन शिक्षक भर्ती में वो राजनीतिक हस्तक्षेप की भेंट चढ़ता रहा और विश्वविद्यालय की रैंकिंग जो इसकी रैंक है वो गिरती चली गई। तो अभी भी रैंक सुधारी जा सकती है, कुछ है नहीं। अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, पठन पाठन का अच्छा माहौल बने, नए बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, जब अच्छे से पढ़ाई होगी तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त कर लेगा। और साथियों, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बहुत प्राउड फील करते हैं, इस विश्वविद्यालय पर बहुत लव करते हैं इस विश्वविद्यालय को, लेकिन इसकी जो दुर्दशा देख रहे हैं ये
वाकई में दिल को झकझोर देती है, अच्छा नहीं लगता। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होना एक अलग बात है कि हाँ हम टॉप पे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप 200 के बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिल को कुरेदने लगती हैं कि हमारा विश्वविद्यालय जहाँ से हम पढ़ के निकले, जिसकी एक विराट